नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लभ्योत्थान पर। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको जानकारी है, हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने परिचय देखा कि हम क्या क्या चीज़ें इतिहास के अंदर कवर करेंगे। तो हमने जो पहला टॉपिक लिया वो सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता के बाद में जो दो धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, जो नए धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके पश्चात जो काल आता है वो महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल के टाइम पीरियड कौन सा है? 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद काल का है। जैन धर्म बौद्ध धर्म के समकालीन जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद काल का है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 2750 से और 1750 ईसा पूर्व तक का। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पर आए? वैदिक सिविलाइजेशन में। वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग आए। उसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 600 BC तक का था। उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये 600 BC का ही टाइम पीरियड है। ठीक है। वैदिक काल में दो काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। अब महाजनपद काल में जब हम आते हैं तो यानी कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पर सभ्यताओं का जन्म हो रहा है, सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से सभ्य सभ्यताओं की ओर विकास कर रही हैं। जो छोटे छोटे कबीले थे वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उनका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार से ये सारा क्रम विकास का चल रहा है। ठीक है। जब आर्य लोग भारत में आए थे, कहाँ से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से हिंदू कुश पार करके लोग भारत में आए। इन्होंने एक एरिया पे कब्जा किया। सबसे पहले 5 कबीले आए थे। 5 कबीलों के धीरे धीरे संतान उत्पत्ति वगैरह हुई, इनके जनसंख्या बढ़ने लगी, आपस में कबीलों में टकराव होने लगा, तो इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। क्षेत्रों का विस्तार होने का क्रम क्या है? क्योंकि जब ये लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे, कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे, तो इन हथियारों से, आग अग्नि से इन लोगों ने जो जंगल थे, वन थे, उनको जलाया, क्षेत्र का प्रसार किया। और जहाँ जहाँ पर नदियाँ थी उनके आसपास ये लोग रहने लगे। तो आर्य जो वैदिक काल है उसमें ये लोग कहाँ तक विकसित हो गए थे? ऋग्वैदिक काल में ये लोग गंडक नदी तक पहुंच गए। तो उसके पश्चात फिर इनका और आगे की तरफ विस्तार होता है और महाजनपद काल तक आते आते ये लोग मध्य भारत, जो विंध्याचल से ऊपर का भारत है, उत्तर भारत और उधर बंगाल तक, यानी पूरे एरिया को ये लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये लोग छोटे छोटे कबीलों में नहीं है, ना ही ये 5 जो बड़े कबीले थे वो बड़े कबीले 5 रह गए। यानी कि ये जो बड़े बड़े कबीले हैं वो भी डिवाइड हो चुके हैं। जो छोटे कबीले हैं वो बड़े होकर के जन बन गए, जन से जनपद बन के महाजनपद बन गए। ठीक है। इसी क्रम को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीय नगरीकरण की अवस्था बोलेंगे। क्योंकि एक नगरीकरण कौन सा है? यानी कि जो ग्रामीण सिविलाइजेशन है वैदिक सभ्यता में, उससे निकल करके एक सभ्य सभ्यता की ओर हम जा रहे हैं, जहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होने लग गया है। बाकी सारी चीज़ें जो हमारी सुविधा के लिए ज़रूरी हैं उनको हमने जुटा लिया है। तांबा भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करने लग गए हैं। कृषि के नए नए तरीके हैं, पशुपालन भी हम लोग कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अब ये सभ्यता ग्रामीण नहीं रह गई है। ठीक है। लौह तकनीक के कारण से जो भौतिक जीवन में क्रांति हुई उसे क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण की अवस्था। ठीक है। छोटे छोटे जनों ने जनपदों का स्थान ग्रहण कर लिया और 6ठी शताब्दी आते आते हम लोग 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गए। ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? उसके लिए हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत देखने होते हैं। वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी, तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उनके बारे में जैन ग्रंथों ने, और जो वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें, जैन और बौद्ध ग्रंथों में। उसके अलावा जो उस टाइम के रचनाकार थे, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उनमें इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है। तो 16 महाजनपदों के बारे में हम एक बार देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं अंग की राजधानी है चंपा, और जिसका जो आज जो तत्कालीन
तत्कालीन जो चंपा थी आज वो कहलाता है आधुनिक मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। उसके पश्चात देखते हैं मगध। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिव्रज, ये भी बिहार में है। मल्ल, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर, ये भी यूपी और बिहार वाला इलाका पड़ता है। ठीक है। काशी, ये वाराणसी है, यानी जो यूपी का सबसे पुराना शहर है बनारस वो है। कौशल, ये अयोध्या फैजाबाद वाला इलाका है। कौशल राज्य बोला जाता था इसको। उसके पश्चात आते पांचाल, उत्तरी पांचाल अई छत्रपुर और दक्षिणी पांचाल कामपिल्ले। उसके पश्चात देखते हैं हम कुरु महाजनपद, इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी है। मेरठ या फिर पश्चिमी यूपी वाला जो एरिया है, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा ये वाला एरिया। बज्जी संघ इसकी विदेह है और मिथिला इसकी राजधानियाँ हैं। मत्स्य जो राजस्थान का एरिया था उसमें विराटनगर जयपुर वाला जो एरिया है वो क्या पड़ता था? मत्स्य महाजनपद। उसके अलावा वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि आधुनिक क्या है? प्रयागराज और बांदा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरसेन, जो श्री कृष्ण का निवास था, मथुरा। उसके बाद देखते हैं हम चेदी जिसको सुक्तिमती कहा जाता है। अस्मक, ये पोतन या पोटली इसकी राजधानी हुआ करती थी। अवंती, यानी जो आज का उज्जैन है वो अवंती कहलाता था। उसमें दो डिवाइडेशन थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो महिष्मती जो आपने बाहुबली मूवी में देखा, महिष्मती इसी का नाम था, दक्षिणी अवंती का। ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं गांधार, ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी उससे आप इसको याद रख सकते हैं, और ये एरिया पड़ता है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है। कंबोज, ये वाला भी एरिया उसी प्रकार से कंबोज में पाकिस्तान का, और जो कश्मीर वाला एरिया पड़ता है वो इसमें आता था। ठीक है, जिसको राजपुर कहा जाता है। इसको हम एक बार मैप के माध्यम से देख लें कि कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये आर्यों का आगमन हुआ था, हिंदू कुश की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबोज को। ठीक है। ये कंबोज वाला एरिया है अफ़गानिस्तान में। इसमें उसके नीचे आता है गांधार। ठीक। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आता है कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर। फिर आता है पांचाल जिसकी राजधानी अई छत्रपुर। उसके पश्चात आता है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उसके पश्चात मल्ल की राजधानी कुशीनारा। फिर आता है बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली। फिर देखते हैं हम अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह। उसके पश्चात काशी की राजधानी बनारस। फिर आता है वत्स जिसकी राजधानी कौन सा है? प्रयागराज या कौशाम्बी। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती। ठीक है। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन। फिर आता है एक मध्य में सूरसेन और एक आता है मत्स्य। ठीक है। इस प्रकार, और सबसे अंतिम आता है अस्मक, जो कि विंध्याचल से नीचे वाला जो पार्ट है जो दक्षिण भारत कहलाता है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, वो था अस्मक। ठीक है। इस प्रकार से पूरे भारत में ये लोग फैल चुके थे। उत्तरी भारत पर इनका पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था, और दक्षिण भारत में ये लोग विंध्याचल पार करके अस्मक नामक एक महाजनपद बन चुका था। ठीक है। इस प्रकार से इनका ये भौगोलिक स्ट्रक्चर था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ी ये जानकारी देख लेते हैं उस टाइम पे कौन राजा था, उनका भौगोलिक परिदृश्य क्या है। थोड़ी सी जानकारियां हैं और इससे आपकी मेमोरी में रहेंगी। तो हम देखते हैं काशी के बारे में। काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। मगध ने कौशल और अंग और काशी, मगध कौशल तथा अंग पर, अच्छा, मगध साम्राज्य हुआ। लेकिन मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने से पहले काशी वाला जो एरिया है, जो काशी साम्राज्य था, ये भी काफ़ी शक्तिशाली था। मगध, कौशल और अंग, इन तीनों पर इनका अधिकार था। सबसे शक्तिशाली जो यहाँ के राजा हुए वो ब्रह्मदत्त थे, जिन्होंने कौशल पर विजय प्राप्त करी। ठीक है। बुद्ध के काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर कब्जा कर लिया था। यानी कि जो पहले तो इन लोगों ने मगध, कौशल और अंग पर अधिकार किया था, लेकिन कौशल ने शक्ति जुटा करके काशी जो महाजनपद है उस पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद कौशल देखते हैं, उसकी राजधानी है अयोध्या, फैजाबाद। विस्तार कहाँ तक है? उत्तर में नेपाल तक, दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल तक, पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है।
ठीक है, कबीलाई सरदारों के हाथों में इसका नियंत्रण था और 6ठी सदी के अंत तक अयोध्या, श्रावस्ती और साकेत को अपने नियंत्रण में लेकर के एक बड़ा और संपन्न राज्य बन गया। कौन सा? कोसल। ठीक है, जो श्री राम का क्षेत्र आता था अयोध्या, वो किसके अंडर में आता था? कोसल के में, जो राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। यहाँ के राजा श्री रामचंद्र जी। उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अंग। महाभारत काल में आपने देखा होगा एक किरदार होता कर्ण के नाम से, तो अंग के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? कर्ण, अंगराज कर्ण, जो आपने देखा होगा महाभारत में। उसकी राजधानी थी चंपा, जो आधुनिक क्या है? मुंगेर, बिहार। ठीक है, चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती है। उस टाइम पे जो 6 बड़े महानगर थे, जिस टाइम पे आज हैं दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, इस प्रकार से उस टाइम पे जो 6 महानगर हुआ करते थे वो कौन कौन से थे? राजगृह था, श्रावस्ती था, साकेत था, कौशाम्बी था, बनारस था, चंपा था। उन 6 महानगरों में चंपा की गिनती आती है। और अंग का जो शासक था वो कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? कौशल का भी शासक था, तो उसके अंडर में अंग राज्य आता था पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मगध। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो यहाँ से निकल करके आएगा वो कौन सा निकलेगा? मगध साम्राज्य। उसकी राजधानी राजगृह, बाद में कहाँ पर चेंज हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। इसका विस्तार जो ये अपने अंडर बहुत सारे इनको जनपदों को मिला लेगा, इन पर अधिकार कर लेगा और अपना साम्राज्य फैला देगा पूरे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बज्जी। ये 8 राज्यों का संघ था, छोटे छोटे संघ हुआ करते थे, उनको मिला करके क्या बना? बज्जी। जिस प्रकार से एक देश होता है उसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनको मिलाकर एक देश बनता है, उसी प्रकार से बज्जी जो महाजनपद है छोटे छोटे संघों को मिला करके बना है। इसमें क्या आते थे? वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक। कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में किसका जन्म हुआ था? महावीर जैन का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे, उग्र, कौरव, भोग और इक्ष्वाकु। नेक्स्ट आता मल्ल। इसमें पावा, कुशीनारा के जो मल्लों की शाखा हैं वो सम्मिलित थी। और कुशीनारा में क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था उनको? मल्ल में, कुशीनारा। चेदी महाजनपद आता है, उसकी राजधानी सुक्तिमती। महाभारत काल में एक प्रसिद्ध पात्र था शिशुपाल। श्री कृष्ण ने जिनका वध किया था, जिनको श्री कृष्ण ने 100 गलतियों तक माफ़ किया, और 100 गलती पूरी होने के बाद में सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल वध। ठीक है, चेतीय जातक में एक राजा का नाम क्या मिलता है? उपचर मिलता है। वत्स महाजनपद आता है, ये इलाहाबाद और बांदा वाला जो क्षेत्र है आज का, वो इसमें सम्मिलित था। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? उदयन था। नेक्स्ट आता कुरु। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। महाभारत के जो सारे पात्र हैं वो इसी साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। हस्तिनापुर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य। अर्थशास्त्र में उन्हें राजा की पदवी रखने वालों की संज्ञा दी गई है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये जो कुरुओं की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखते हैं पांचाल, यानी कि जो पांचाली आपने सुना होगा, महारानी द्रौपदी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? पांचाल की नरेश की पुत्री थी वो। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्ले। और कान्यकुब्ज एक यहाँ का प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट आता मत्स्य, जिसमें कि जयपुर अलवर वाला राजस्थान का एरिया आता था। उसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर में एक बार जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, वनवास मिला था 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास, उस टाइम पे पांडव यहाँ पर छिप करके रहे थे। और उसके अवशेष कहाँ से जो उनकी जो कथाएं जुड़ती हैं वो पांडुपोल नामक स्थान से मिलती हैं, क्योंकि भीम ने गदा से एक चट्टान पर गदा मार के रास्ता वहाँ से बनाया था। पांडुपोल नामक स्थान मिलता है अलवर में। ठीक है, विराटनगर पांडवों के छिपने का स्थान था, पशुपालन के लिए उपयुक्त था। मगध साम्राज्य ने इस पे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता सूरसेन। राजधानी थी मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इसे सूरसेना ही कहा है। महाभारत पुराणों के अनुसार यहाँ पर यादव वंश का शासन था। यादव वंश कई छोटे वंशों जैसे अंधक, वृष्णि, महाभोज इनमें बटा हुआ था। और श्री कृष्ण हैं वो इन्हीं शासक परिवारों से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र गणराज्य था, यानी विंध्याचल को पार करके जो उत्तर भारत है उसके अलावा सिर्फ एक जो महाजनपद है वो कौन सा है? अस्मक। इसकी राजधानी पोतन थी। और अस्मक के राजतंत्र की जो स्थापना है वो किसने करी थी? इक्ष्वाकु शासकों ने। इक्ष्वाकुओं का शासन कहाँ पर था? वो हुआ करता था कौशल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवंती। अवंती की राजधानी कौन सी है? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी है? माहिष्मती। माहिष्मती जो कहाँ देखा है आपने?
जो बाहुबली में आप बार बार जब देखते हैं तो माहिष्मती साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ पर लोहे की खानें थी। मगध जो साम्राज्य है वहाँ पर भी लोहे की पर्याप्त खानें हैं, क्योंकि मगध वाला जो क्षेत्र है आज झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। आज भी आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स और ये चीज़ें निकलती हैं, मेटल्स निकलते हैं। उस टाइम भी यहाँ पर निकलने लग गए थे लोहा वगैरह। और दूसरा यहाँ पर उज्जैन में होता है, तो इन उज्जैन और मगध में इस चीज़ को लेकर के बाद में युद्ध भी होगा। ठीक है, लोहार यहाँ पर इस जो लोहा है उससे अस्त्र और शस्त्र बनाने लग गए थे। सीधी सी बात है, जहाँ पर लोहा है अस्त्र शस्त्र ज़्यादा बनेंगे तो उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ साम्राज्य नीति के अंतर्गत। पुराणों में अवंती के आधारशिला रखने का जो श्रेय है वो किसने किया है? यदुओं के हैय वंश को दिया गया है। नेक्स्ट आता है गांधार। उसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और वहाँ के एक फेमस आचार्य थे, कौन थे? चाणक्य, जो किसके दरबार में गए? धनानंद के दरबार में। उनको वहाँ पर अपमानित किया गया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उस नंद वंश की समाप्ति करी। ठीक है, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर था और उसके अलावा शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। नेक्स्ट आता कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर। राजपुर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। गांधार का पड़ोसी राज्य था और अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी और पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा फेमस थे। कौटिल्य ने कंबोज को कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। ठीक है, तो ये अपने 16 महाजनपद हुए, इनकी राजधानी बता दी और किस किस चीज़ में मतलब जो भी इनकी स्पेशलिटी है थोड़ी सी वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बुद्ध के काल में 10 गणतंत्रों के बारे में सुनते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य देखते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य कुल में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, और उसके अलावा सुमसुमार पर्वत के भाग में एक गणतंत्र था। अलकप के बुली थे, केशुपत के कालम थे, रामगाम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे। यानी मल्लों की 2 शाखाएँ थी, कुशीनारा के और पावा में। ठीक है, और पिप्पलवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह थे। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस शाक्य हैं ये थोड़े याद रखने वाले हैं, मल्ल हैं ये भी थोड़े याद रखने वाली हैं, और लिच्छवी और विदेह ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक और जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो क्या है? एक पाली ग्रंथ में एक खास सिक्का है, कौन सा? करसपना, जो चांदी और तांबे से बना होता था, उसका बार बार जिक्र आता है। पाणिनि में रुपया नामक चांदी के सिक्के का ज्ञान है। पाणिनि किसने लिखी? अष्टाध्यायी ने लिखी है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके समकालीन है? अजातशत्रु के समकालीन, बिंबिसार के समकालीन मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधार के शासक थे आम्बी, उन्होंने सिकंदर के सामने समर्पण करते हुए चांदी के टुकड़े दिए थे, इसका भी साहित्यों में उल्लेख मिलता है। तक्षशिला की खुदाई में क्या मिला है? 1171 चांदी के सिक्के मिले हैं, जो किसके टाइम के हैं? सिकंदर के टाइम के हैं। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 325 में। ठीक है, पाली ग्रंथों में 60 शहरों का जिक्र है, जिसमें से सबसे बड़े महानगरों के रूप में किसको माना जाता है? चंपा है, राजगृह है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, वाराणसी और कुशीनारा है। हस्तिनापुर, मथुरा, काम्पिल्य और अहिछत्र ये कहाँ पर है? गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में है। उज्जैन और तक्षशिला कहाँ है? गंगा घाटी के बाहर स्थित वाले क्षेत्र हैं, यानी मोस्टली जो है ये उत्तर भारत के ऊपरी जो मैदान है उनमें मिलते हैं। उसके अलावा इनसे जो बाहर हैं वो कौन कौन से हैं? उज्जैनी और तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? सिंधु नदी से ऊपर। ठीक है, तो ये तो अपने थे 16 महाजनपद। इसमें से जो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो मगध के बारे में हम इतिहास में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मगध ने धीरे धीरे इन सारे महाजनपदों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और उत्तरी भारत पर पूरा कंट्रोल अपना कर लिया था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन सा? मगध वंश के बारे में। ठीक है, मगध साम्राज्य में जो शासन करने वाले वंश थे वो कौन कौन से थे? एक तो था वृहद्रथ वंश, जो जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। फिर आता है हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। इसमें सबसे शक्तिशाली जो कहा जाएगा वो मौर्य वंश को कहा जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश यहाँ पर सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा। ठीक है, जो बृहद्रथ है, बृहद्रथ का उल्लेख कहाँ पर है? महाभारत में है। तो इसमें जो मुख्य संस्थापक माना जाएगा मगध साम्राज्य का वो हर्यक माना जाएगा। यहाँ से हम इनकी पूरी वंशावली पढ़ेंगे। हर्यक वंश में किस किसने शासन किया? ठीक है, अब जो मगध साम्राज्य है 16 महाजनपद है, महाजनपदों में मगध साम्राज्य ही का ही उल्लेख हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। शक्तिशाली होने के कारण क्या है? आर्थिक कारक भी हैं, कुछ जो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है वो भी कारक हैं, कुछ राजनीतिक
कारण भी हैं और कुछ सांस्कृतिक कारण भी हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण क्या है, इनका जो क्षेत्र था वहाँ पर पानी की अच्छी उपलब्धता थी। एक पाटलिपुत्र नाम का एक शहर भी इन लोगों ने बसाया था। ठीक है, वहाँ पर गंगा और सोन नदी दोनों का संगम है, यानी कि बहुत अच्छा उपजाऊ मैदान इनको वहाँ पर मिला हुआ है। जो इनकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, वो 5 और पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी कि वहाँ पर आक्रमण होने से पहले वो लोग अपनी सुरक्षा कर सकते थे। ठीक है, एक तरीके से सुरक्षित स्थान पर वो 5 पहाड़ों की तलेटी में बसा हुआ था। ठीक है, एक तो इनको ये फ़ायदा मिल जाता जोग्राफिकल कंडीशन का। उसके अलावा इन लोगों के पास लोहे की खानें हैं, तांबे की खानें हैं, तो उससे क्या अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी ये लोग कर पा रहे हैं। तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र बना करके अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया है। कृषि अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पशुपालन भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इनके व्यापार भी ये लोग करने लग गए हैं। ठीक है, और वहाँ पर गेहूँ तो होता ही होता था, उसके अलावा पानी की अच्छी उपलब्धता है, इस कारण से ये लोग धान भी पैदा करने लग गए, यानी कि इनको धन धान्य की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सैन्य क्षमता में इन लोगों ने वृद्धि कर ली है। तो आप थोड़े ये कारक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो है अन्न उत्पादन कर रहे हैं ये लोग, अन्न उत्पादन कर रहे हैं, सैन्य क्षमता में ये लोग वृद्धि कर रहे हैं, उसके अलावा व्यापार, ठीक है, लोहे का खनन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के इनके पास में जो सोर्सेज हो गए जिससे कि इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली किया, अपनी जो अंदरूनी शक्ति थी उसको मजबूत किया। लोहे का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, उससे बनाए जाते थे हल। तो हल को क्या गहरी जुताई भी कर सकते हैं ज़मीन में, जहाँ कोई लकड़ी के हल हैं उसकी तुलना में अगर लोहे के हलों से जुताई की जाए तो बहुत अच्छी जुताई हो सकती है और उससे बीज डालने पर अच्छी फसल की पैदावार भी होगी। ठीक है, इनके यहाँ पर हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, तो हाथियों की वजह से इनकी जो सेना थी उसमें गजों को शामिल किया गया और गज सेना इनकी बहुत सुदृढ़ बनी, एक प्राचीर की तरह वो काम करती थी। एक पैदल सैनिक है, उनके सामने जब गज चलेंगे, जो गज पर बैठकर जो सैनिक चलेंगे तो वो लोग एक प्राचीर के तौर पर काम करते थे। अच्छी तरीके जो यहाँ के आसपास के जंगल हैं उनमें अच्छी किस्म की लकड़ियाँ हो रही हैं जो कि रथ बनाने के काम आ रही हैं, कुछ लकड़ी के कुछ औजार बनाने के काम आ रही हैं। तो यानी कि इनकी जो क्या है सारी जो कंडीशंस हैं वो इनके मुफीद हो रही हैं। उसमें कौन कौन सी, यानी कि व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, भौगोलिक कंडीशन अच्छी हैं, पानी की उपलब्धता है और अच्छी जगह पर इनका शहर बसा हुआ है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सही है। ठीक है, राजनीतिक कारणों में इन्होंने जब सैन्य संगठन में वृद्धि करी, ठीक है, तो अपने प्रशासन को भी इन्होंने अच्छा किया और इनको एक मजबूती मिली, अंदरूनी जो मजबूती है वो मिली, और फिर बाहर एक कूटनीतिक रूप से और साम्राज्य विस्तार के हिसाब से अपनी सेना का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना किसने करी। मगध साम्राज्य में अभी आपको बताया 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली निकल के कौन आ रहा है, मगध। मगध के सबसे जो प्राचीन जो राजवंश है उसका संस्थापक कौन है, बृहद्रथ है। ठीक है, वो कौन था, जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र है। जरासंध जिसका उल्लेख आप किस में पढ़ेंगे, महाभारत में। महाभारत में जिसकी हत्या किसने करी, भीम ने। ठीक है, जरासंध की, उसका पुत्र है बृहद्रथ जिसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन मूल रूप से जो संस्थापक है वो कौन माना जाएगा, इसमें हर्यवंश का बिंबिसार माना जाएगा। ठीक है, जरासंध पराक्रमी राजा है, कृष्ण के निर्देश पर भीम ने उसको पराजित किया। रिपुंजय इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। उत्तर में क्या है, गंगा नदी है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, पूर्व में चंपा नदी है, पश्चिम में सोन नदी है, जहाँ तक ये विस्तृत है। ठीक है, मगध की पहली राजधानी कौन सी है, राजगृह। बाद में उसे जो स्थानांतरण किया गया, दूसरी राजधानी कौन सी बनाई गई, आधुनिक जो पटना है पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा को दूसरी राजधानी बनाया गया। अब हम पढ़ते हैं पहले वंश के बारे में। पहला वंश यहाँ पर कौन सा है, हर्यक वंश है, जो कब से कब तक रहा, वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि उन लोगों ने 132 साल तक यहाँ पर शासन किया। उनके जो वंशावली है वो देखते हैं हम एक बार, कौन कौन थे उनके वंश में। सबसे पहले बिंबिसार आए, उसके पश्चात उनकी जो हत्या करी अजातशत्रु ने करी। इस वंश को, यानी इस टाइम पीरियड के जो वंश थे उनमें मोस्टली अपने पिता की हत्या करके जो लड़के थे उनके वो गद्दी पर बैठ जाते थे। ठीक है, इसलिए इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या करी किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने करी, उदयन ने। उसके पश्चात अनिरुद्ध, फिर मुंडक और सबसे लास्ट में कौन बनता है, नागदशक।
ठीक है। नागदशक के पश्चात में इसकी हत्या करके शिशुनाग यहाँ का राजा बन जाता है। फिर उसके पश्चात उसका बेटा बनता है कालाशोक या काकवर्ण। उसके बाद फिर उसकी हत्या कौन कर देता है, उसकी हत्या कर देता है महानंदन। महानंदन का दासी पुत्र था, वो उसकी हत्या करके वो वहाँ का राजा बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे तो सबकी हत्याएं हो रही हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है जिसकी हत्या नहीं हो रही। जो गद्दी पे बैठेगा उसकी हत्या होने निश्चित है और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आकर के गद्दी पर बैठ जाएगा। तो ये यहाँ का क्या है, वंशावली है। सबसे पहले किसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिंबिसार के बारे में। ठीक है। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 544 से 492 ईसा पूर्व तक का, यानी कि इन्होंने 52 साल तक शासन किया। सबसे शक्तिशाली इस वंश का शासक है। 52 साल तक इसने शासन किया है और जैन साहित्य में इसे श्रोणिक की उपाधि दी गई। और जो और ग्रंथ हैं, जो पाणिनि का ग्रंथ है, उसमें उसको क्षेत्रोजस की उपाधि दी गई, यानी कि क्षेत्र का सबसे जिसका यश है, यानी शक्तिशाली राजा है, उसकी उपाधि इनको मिली। बिंबिसार ने क्या किया, इसने कुछ नीतियां अपनाई अपने साम्राज्य विस्तार की। इसने कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध भी निभाए, कुछ इसने वैवाहिक संबंध भी बनाए, कुछ इसने सैन्य शक्ति से अन्य राज्यों को जीता। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं वैवाहिक संबंधों के बारे में। इसकी बताते हैं कि इसकी समथिंग 500 रानियाँ थीं, लेकिन 500 में से जो इसके महत्वपूर्ण, जो इसके साम्राज्य विस्तार की नीति किसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंधों के बारे में आप जब इतिहास में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको मुग़लों में भी ये मिलेगा, कई और वंश हैं उनमें भी ये चीज़ें मिलेंगी कि ये लोग दूसरे राज्यों से या फिर अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए या फिर किसी को अपने अधीन करने के लिए वहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। और उस जगह से एक तरीके से सहायता, यानी जो उनके ससुराली जन है वो उन पर आक्रमण तो करेंगे नहीं, एक तरीके से उनको सहायता प्राप्त होगी, उनको मजबूती मिलेगी। ठीक है। तो इसने भी वैवाहिक संबंधों को सबसे पहले स्टार्टिंग किया। इसने पहली जो शादी करी वो कौशल राज की पुत्री से करी, यानी कौशल जो महाजनपद हुआ करता था उसकी पुत्री से करी। कौशल का जो राजा था उसकी पुत्री और प्रसेनजित जो वहाँ का शासक था उसकी बहन। ठीक है। उसका नाम क्या था, महाकौशल। महाकौशल से इसने शादी करी। अब वहाँ से शादी करी है तो सीधी सी बात है रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद में इनका वैर खत्म, इनकी लड़ाई समाप्त हो गई, राजीनामा हो गया इनका। फिर नेक्स्ट शादी करता है किससे, वैशाली के जो लिच्छवी थे उसकी राजकुमारी चेलम्मा से शादी करता है, जिसने किसको जन्म दिया, अजातशत्रु को। ठीक है। इसका जो वंश चलाने वाली जो रानी थी इसकी वो कौन थी, चेलम्मा। और तीसरी रानी कौन थी, पंजाब के मद्र कुल प्रधान की छेपा थी। ठीक है। इसने 3 अपने संबंध स्थापित किए, जिसमें से 2 तो बहुत शक्तिशाली हैं, वैशाली के लिच्छवी जो इसके बिल्कुल पास वाले क्षेत्र में है, बिहार में ही है, और कौशल जो इससे आगे वाला क्षेत्र है। ठीक है। यानी कि 2 बड़े साम्राज्यों को अपने अंदर इसने अपने साथ में ले लिया है। इस प्रकार से साम्राज्य विस्तार ये करेगा। उसके पश्चात अवंती के जो राजा थे कौन, चंडप्रद्योत महासेन, उससे बिंबिसार का युद्ध हुआ। युद्ध क्यों होता है, क्योंकि अवंती भी एक तरीके से संपन्न था और मगध भी संपन्न है। तो अपने विस्तार करने के लिए या फिर अपना आधिपत्य दिखाने के लिए, जैसा कि आप आज भी देखते हैं अमेरिका, रूस, चाइना, ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं ये अपना मतलब शक्तिशाली होने का वो दिखाती रहती हैं बार बार टाइम पीरियड पे। कभी किसी देश पर दबाव बना दिया, किसी 2 को लड़ाने के लिए किसी एक के साथ हो गए, इस प्रकार से चलता रहता है। उसी प्रकार तब भी ये सिचुएशन थी। अवंती एक उभरता हुआ एक संपन्न राज्य था, उसके यहाँ पे लोहे की खानें थी, वो उनकी सेना सुसज्जित थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बिंबिसार ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में उनका भी राजीनामा करा दिया गया। ठीक है। राजीनामा कैसे होता है, चंडप्रद्योत जो था वहाँ का राजा अवंती का, वो एक बार बीमार हो जाता है, उसे हो जाता पीलिया। तो पीलिया होने पर वो काफ़ी जगह से वैद्य बुलाता है, डॉक्टर बुलाता है, तो कोई इसका इलाज कर नहीं पाता और एक तरीके से मरणासन स्थिति में वो पहुंच जाता है। तो सबसे लास्ट में फिर वो पूछते हैं भाई सब कोई ऐसा वैद्य बताओ जो हमारे राजा का इलाज कर सके। तो किसी ने बताया कि सबसे अच्छा वैद्य तो सिर्फ वहाँ मिल सकता है, बिंबिसार जो राजा हैं कहाँ के, मगध के, उनके जो राजवैद्य हैं उनसे अच्छा तो कोई यहाँ पर मिल नहीं सकता। कि ठीक है यार वहाँ पर जाओ। तो इन्होंने एक समझौता पत्र भेजा और वहाँ से उनका जो राजवैद्य था जीवक उसको बुलावा भेजा, राजा ने ससम्मान उनको भेजा। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मैत्री हुई और इसको प्राणदंड मिला। अब बिंबिसार की जो हत्या कौन कर देता है, उसका बेटा कर देता है अजातशत्रु, जो कि इतिहास में पहला पितृहंता कहा गया। बिंबिसार की हत्या कर दी। 492 ईसा पूर्व में कहाँ बैठता है, अपनी गद्दी पर बैठ जाता है, राजा बन जाता है, और इसे क्या कहा गया, पितृहंता, पिता को मारने वाला। इसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ उल्लेखनीय कार्य होते हैं। जैसे राजगृह में इसने क्या बनाया है, स्तूप,
स्तूप क्या थे, यानी जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों, उनकी अस्थियाँ, उनके इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं उनको रखा जाता था स्तूपों में। ठीक है, तो स्तूप इसने निर्माण करवाया। और जो सप्तकर्णी गुफा थी उसमें क्या करवाया इसने, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तो सप्तकर्णी गुफा में क्या कर दिया इसने, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, क्योंकि इन लोगों ने मगध साम्राज्य जो था उसने संरक्षण दिया था किसको, बौद्ध धर्म को। ठीक है, इसने विभिन्न नए हथियारों का इस्तेमाल किया और प्रसेनजित ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किससे किया है, अजातशत्रु से किया है। इसने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव होता है वो एक रथ लेकर के चलता है जिसमें आगे एक पंखा सा लगा रहता है और जो लोगों को काटता हुआ जाता है, जो आप इस चित्र में देख पाएंगे। एक काल्पनिक तौर पर इसको मान के चलें, इस प्रकार से इसका कोई रथ हुआ करता था। ठीक है, इसने ऐसे रथों का निर्माण करवाया। उसके अलावा ये जो युद्ध क्षेत्र में एक और उसका इस्तेमाल करते थे यंत्र का, जो था रथमूसल। रथमूसल का मतलब ये है कि जैसे किसी सामने से कोई रथ आ रहा है राजा का, उसके ऊपर ये लोग आक्रमण करें और वो क्या, उससे रथ नष्ट हो जाए। देखिए जो बाहुबली मूवी में आपने देखा है ना, बड़ा सा लकड़ी का एक बना रहता है, उसमें बड़ा सा पत्थर रखते हैं और उसे ज़ोर से फेंकते हैं मशीन के द्वारा। ठीक है, तो यही सब चीज़ इन लोगों ने यूज करी और अपनी साम्राज्य नीति को इन लोगों ने बढ़ावा दी इसी प्रकार से। उसका जो पुत्र होता है किसका, अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदयन, उसने इसकी हत्या कर दी। इनके रिवाज चला आ रहा है। सबसे पहले क्या किया, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी, उसके पश्चात उदयन ने इसकी हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक उदयन गद्दी पर बैठा। पुराणों और जैन ग्रंथों में क्या मिलता है, उदयन ने गंगा और सोन नदी का जो संगम था उस पर कौन से शहर की स्थापना करी, इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी। इसे कुसुमपुरा भी कहा गया। ठीक है, और उसे अपनी राजधानी बना दिया गया। मगध का साम्राज्य का और अब विस्तार हो चुका है, क्योंकि इसके अवंती से मैत्री संबंध हैं, कौशल से, और उनसे पहले इनके वैवाहिक संबंध थे, यानी कि ये लोग पहले विस्तार अपना कर चुके हैं। इनकी सैन्य क्षमता मजबूत हो चुकी है, नए नए इन्होंने यंत्र बना लिए हैं। ठीक है, इन्होंने इनकी अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। मगध का साम्राज्य अब कहाँ है, उत्तर में हिमालय तक है, दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक इनका साम्राज्य फैल चुका है। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन होता है, उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है, उनका एक आमात्य था शिशुनाग। आमात्य मतलब एक तरीके से उनकी जो कैबिनेट थी या फिर सभा थी उसमें कोई मंत्री वगैरह था, शिशुनाग इनकी हत्या कर देता है, इनको पद से मुक्त कर देता है और खुद वहाँ का राजा बन जाता है। और एक नए वंश की स्थापना होती है, वो कौन सा था, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन, खुद शिशुनाग। क्या किया उसने, अपने राजा नागदशक की हत्या करी, इसके नाम पर ये शिशुनाग वंश पड़ा। कितने टाइम पीरियड तक रहता है, 412 से 394 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। ठीक है, इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में ला लिया, राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया। इसके पश्चात इसका जो पुत्र है कालाशोक, वो गद्दी पर बैठता है। और कालाशोक का दूसरा नाम आता है काकवर्ण। काकवर्ण काकवर्ण जिससे आप समझ जाएंगे क्या, काक मतलब क्या होता है, कौआ, और वर्ण मतलब काला, मतलब रंग। तो कोए जिसका रंग था यानी कालाशोक, यानी काले रंग का था, यानी काला, उसका हो सकता है उसका नाम अशोक हो, काला था इसलिए उसका नाम कालाशोक पड़ गया। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात कौन बैठता है, कालाशोक बैठता है गद्दी पर। 394 से 366 ईसा पूर्व तक वो राज करता है। इसने जो इसका जो टाइम पीरियड है 394 से 366 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इसका नाम पुराण और दिव्यावदान में क्या मिलता है, काकवर्ण यानी काला। पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया, 28 वर्षों तक शासन किया। वैशाली में इसने द्वितीय संगीति का क्या किया, आयोजन। कौन से टाइम पे किया, जब मृत्यु हुई थी 483 से पूर्व मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की जो 100वीं पुण्यतिथि थी, जब आज भी आप देखते हैं किसी बड़े महापुरुष की पुण्यतिथि होती है तो उस पर कोई ना कोई आयोजन किया जाता है। तो इसने 383 से पूर्व में क्या किया, एक संगीति का आयोजन करवाया। कहाँ पर, वैशाली में। और उस संगीति में क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था,
वो 2 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन सा? स्थविर और महासंघिक। स्थविर कौन? जो कि उनके जो मूल नियम थे उन पर चलने वाले, और महासंघिक कौन? जो कि परिवर्तन के पक्षधर थे। ठीक है। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा है उसमें महानंदन नामक एक व्यक्ति था, उसने चाकू मारकर किसकी हत्या करी? काकवर्ण की। महाबोधि वंश में क्या मिलता है? कालाशोक के 10 पुत्र हैं। कालाशोक के मृत्यु के पश्चात मगध पर 22 सालों तक शासन होता है। अब जो इनका टाइम पीरियड आप देखोगे महापद्म नंद का और काकवर्ण का, इनमें 66 से 44 का डिफरेंस है, तो यानी कि ये बीच का 22 साल का डिफरेंस इसमें मिल रहा है। यानी महाबोधि वंश के अनुसार ये भी सही हो सकता है कि 22 साल तक शासन रहा है किसका? कालाशोक के पुत्रों का। या फिर ऐसा हो सकता है कि महापद्म नंद जिसने हत्या करी है महानंदन ने, वो उस गद्दी पर बैठा हो, उसके पश्चात महापद्म नंद बना हो। लेकिन कालाशोक के पश्चात 344 ईसा पूर्व में कौन से वंश की स्थापना हो जाती है? नंद वंश की। उसका संस्थापक किसे माना गया है? महापद्म नंद को। इसको कई किताबों में महानंदन भी बताया गया है, क्योंकि महानंदन के पश्चात महापद्म नंद बना है। ठीक है। महापद्म नंद एक बहुत शक्तिशाली राजा बना, परंतु ये एक शूद्र जाति से बिलोंग करता था। विशाल साम्राज्य की स्थापना करी और एक राजा एक छत्र की उपाधि धारण करी। ये बड़ा राजा बन चुका है, छोटे छोटे राज्य हैं वो इसके अंडर में आ रहे हैं, तो इसका एक छत्र राज हो गया, इसलिए इसको एक राजा एक छत्र की उपाधि प्राप्त हुई। इसने क्या किया? अपना जो पड़ोसी राज्य था कलिंग, जो उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग पर विजय प्राप्त करी। और इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसने उल्लेख कहाँ पर करवाया इसका? हाथी गुम्फा के जो अभिलेख हैं उसमें कलिंग नरेश खारवेल ने इस युद्ध के बारे में लिखवाया। ठीक है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो हमारे भारतीय साहित्यिक स्रोत हैं, है ना, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में एक धनानंद था, जो किसका समकालीन था? सिकंदर का, और नंद वंश का अंतिम शासक भी हुआ। उसके पीछे कहानी क्या है वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। धनानंद कौन है? उसका पुत्र महापद्म नंद का 8वां पुत्र है। ग्रीक लेखक कौन है? इसे क्या कहा गया है? अग्रमीज। धनानंद के समय कौन आया है? सिकंदर लेकिन धनानंद तक नहीं पहुंच पाया है, ना इसका उससे युद्ध हुआ है। एक तो आम्भी से और एक पोरस से, 2 राजाओं से उसका युद्ध होता है और झेलम नदी के पास से वापस लौट जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मगध साम्राज्य की बहुत शक्तिशाली सेना थी, तो जो सिकंदर की सेना थी उसने लड़ने से इनकार कर दिया था। यानी काफ़ी कहानियाँ चलती हैं और लोग एक दूसरे अपने राजाओं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ग्रंथों में ये कहते हैं कि मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, इसने उसके पास में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। परंतु ये चीज़ एक तरीके से झूठ लगती है, क्योंकि जिसने पूरे संसार को जीत लिया वो सिकंदर ने, तो वो एक छोटे से साम्राज्य से क्यों डरेगा? उसके सामने तो एक छोटा ही साम्राज्य था। ठीक है। धनानंद के दरबार में कौन आया था? तक्षशिला का आचार्य कौन? चाणक्य। चाणक्य को इसमें बताते हैं कि वो एक तरीके से अपना ज्ञान प्रस्तुत करने आया था, और कुछ लोग बताते हैं कि वो उसके दरबार में रहता था। धनानंद ने उसका अपमान किया, क्योंकि चाणक्य क्या था? कुरूप था। कुरूप यानी कि देखने में सुंदर नहीं था, कोई भी आदमी उसे देख करके घिन कर सकता था, इस तरीके का वो आदमी था। उसे देखकर वो वैसे बहुत बड़ा आचार्य था, विद्वान था, परंतु उसकी जो रूप था उसके कारण उसका अपमान किया धनानंद ने। अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, हर्ट फील हुआ, तो उसने क्या किया कि वो बाहर निकल गया और एक उसे पुरुष मिला चंद्रगुप्त को उसने तैयार किया। उसके साथ उसने अपनी जो रणनीति बनाई, एक सेना इकट्ठी करी और धनानंद को पराजित किया। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया मगध का ये साम्राज्य। नंद वंश के पश्चात में एक नया वंश निकल करके आता है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर, मौर्य वंश, जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य जिसने स्थापित किया और पूरे भारत पर एक तरीके से उनका कब्जा रहा मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब इसमें राजा हुए। ठीक है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा जो चीज़ें थी वो 16 महाजनपद, उसके पश्चात जो हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश ये हुए, इनके बारे में पढ़ना था। इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर प्रकट करें, कमेंट में बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।